गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम समास के भेद पढ़ चुके थे। अब प्रथम जो भेद है अव्ययभाव समास वो पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इसका एक वीडियो मैंने अभी पहले भी बनाया था, लेकिन उस वीडियो में पता नहीं किस हिसाब से क्या प्रॉब्लम रही कि आवाज़ नहीं आ रही थी। इस वजह से मेरे को ये वीडियो वापस बनाना पड़ रहा है। तो अव्ययभाव समास हम पढ़ रहे हैं। उससे सबसे पहले हम जानते हैं कि अव्यय क्या होता है, यानी अव्यय क्या होता है। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय अव्यय यानी जो खर्च नहीं होता है, यानी जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन कारक काल के कारण जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और इसी समास में जब अव्ययभाव समास पढ़ेंगे तो उसमें ही अव्यय आएंगे, क्योंकि जो अव्यय आते हैं और अव्यय से ही जो समस्त पद बनता है और समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, तो वो अव्ययभाव समास होता है। देखो इसमें डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। अव्ययभाव समास, जिस समस्त पद में, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। अव्ययभाव समास अव्यय जान चुके हैं कि जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं, और उसका भी कारण है कि लिंग वचन कारक काल के कारण नहीं परिवर्तन होता है, यानी सदैव एक सा रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं परिभाषा। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो, यानी हम कल देख चुके थे पद की प्रधानता के आधार पर जो 4 भेद किए थे, उसमें अव्ययभाव समास जिसकी प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देख चुके थे ये पहले ही कि अव्ययभाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है, पहले पद की महत्ता होती है। और जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो, अव्यय या उपसर्ग हो, यानी जो पहला पद प्रधान तो होता है लेकिन वो पहला पद क्या होता है? या अव्यय होता है और उपसर्ग होता है। यानी जो उपसर्ग होते हैं वो उपसर्ग हमेशा अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि उपसर्ग हमेशा अव्यय होते हैं, उनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, यानी पूरा शब्द नहीं होता है, और वो जो शब्दांश होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग और अव्यय एक ही बात है, यानी एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो पहला पद प्रधान होता है, पहले पद की प्रधानता होती है, और पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, तथा बाद वाला पद क्या होता है? संज्ञा होता है, यानी उपसर्ग प्लस संज्ञा। मैंने यहाँ लिख रखा है उपसर्ग प्लस संज्ञा। ये पहले बनाया था वीडियो, उस वजह वो उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इस वजह से वापस बनाना पड़ा, इसलिए लिखा हुआ है मैंने। उपसर्ग प्लस संज्ञा बराबर क्या होता है? अव्यय हो जाता है, यानी जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है और फिर संज्ञा आ जाता है, और वो पूरा पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो संपूर्ण पद अव्यय का बोध कराए, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। अब इसमें उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आ, आपको पता है आ उपसर्ग है, और ये आ मैंने बोला था शब्दांश है, शब्द नहीं है, यानी इसको तो पूरे को शब्द बोल सकते हैं, लेकिन ये एक शब्द का अंश है, यानी ये पूरा शब्द नहीं है, इसलिए ये शब्दांश है। और ये आ हमेशा क्या होता है? आ जो उपसर्ग होता है वो हमेशा अव्यय होता है, यानी जो जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सभी उपसर्ग अव्यय हैं। अब ये अव्यय बाकी शब्द के साथ लग के, यानी संज्ञा शब्द के साथ लग के पूरा ही अव्यय का बोध कराता है, यानी पूरा पद। अब जैसे भी हम कोई भी संज्ञा लिंग वचन में इसमें प्रयुक्त करते हैं, लिंग वचन कारक में प्रयुक्त करते हैं, तो इनका आमरणा या आमरणी नहीं होगा, ये शब्द कभी परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसको अव्यय बोलते हैं। लेकिन यहाँ जान रहे हैं अव्ययभाव समास, तो आमरण में अव्ययभाव समास होने का कारण है इसमें प्रथम पद अव्यय है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो आ का मतलब होता है तक, यानी मरण तक। आ का मतलब होता है तक, तो यानी मृत्यु तक, मृत्यु होने तक, मरण तक, मृत्यु तक, है ना, मरण तक। आ मरण, मृत्यु तक। आजीवन, यानी एक ये भी देखा होगा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। आमरण यानी जब तक उनमें जान है, जब तक वो मरते नहीं हैं, जब तक जीवन है तब तक क्या करेंगे? अनशन करेंगे। अनशन का मतलब होता है भूखे रहना, यानी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये अंग्रेजों के खिलाफ था, तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। आमरण का मतलब होता है मरण तक, यानी मृत्यु
होने तक, तब तक क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। आजीवन, आजीवन यानी जीवन भर, आ यानी तक, यानी जीवन तक या जीवन भर एक ही बात है, यानी आजीवन उसने अपने माता पिता की सेवा की, तो आजीवन भर यानी पूरे जीवन। इसको तो ये विग्रह के रूप में इस तरीके से ही लिखा जाएगा, मरण तक, जीवन भर, इस तरीके से। और आगे देखते हैं, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये भर भी उपसर्ग है। भर पेट यानी अब जब इसका विग्रह करेंगे तो पेट भरकर। यथा शक्ति, यथा जहाँ भी आए वहाँ के अनुसार लिख सकते हैं, तो शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह कर सकते हैं। लेकिन जो शब्द है दे रखे हैं उनका तो प्रयोग करना अनिवार्य है, इसलिए शक्ति के अनुसार लिखना पड़ेगा। बेखूबी, बे का मतलब होता है साथ, और बे का मतलब होता है बिना, और बा का मतलब भी होता है साथ। ये उपसर्ग है, तीनों उपसर्ग है। लेकिन देखो, बेखूबी यानी खूबी के साथ, जिसमें खूबी हो, अच्छे गुण हो, तो खूबी के साथ। और बेइज्जत, जैसे बोलते हैं ना कि कोर्ट में से कोई छूटता है, जेल में से कोई छूटता है, तो वो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बाइज्जत, इज्जत के साथ, बाइज्जत क्या होता है, इज्जत के साथ छोड़ दिया गया, और उसको बेइज्जत कर दिया गया। बेइज्जत यानी बिना इज्जत का, यानी उसकी इज्जत नहीं करी या बेइज्जत का कर दिया। तो बे का मतलब होता है बिना इज्जत का, बाइज्जत यानी इज्जत के साथ। तो बे का मतलब बिना, बा का मतलब होता है साथ, और बे का मतलब होता है साथ। ठीक है। अब बाकायदा, कायदा का मतलब होता है नियम कानून, तो बाकायदा कायदे के साथ, नियमों के साथ। और बेकायदा कायदे के बिना, यानी बिना कायदा के कार्य करना, बिना नियमों के ही कार्य करना। तो बाकायदा कायदे के साथ, और बेकायदा कायदे के बिना। तो ये हम बा आ गया, बे आ गया, ब आ गया, यथा आ गया, भर आ गया, आ गया, आ गया, ये अव्यय हैं और ये उपसर्ग हैं। इस वजह से इनमें अव्ययभाव समास है। और ये है प्रतिदिन, क्या है इसमें, प्रतिदिन, प्रति भी उपसर्ग के रूप में ही प्रयुक्त होता है, प्रतिदिन। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या हर दिन, तो इसका विग्रह क्या होगा, हर दिन या प्रत्येक दिन, दोनों लिख सकते हैं। बेखबर, बे का मतलब मैंने बताया था बिना, जो बिना खबर के, यानी बेखबर घूमता है, यानी बिना खबर के, किसी को बिना खबर वह घूमता रहता है। इस तरीके से ये अव्ययभाव समास में आएंगे, जिसमें उपसर्ग आ जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स भी है ये अपने आप में, जिसमें उपसर्ग आ जाते हैं, प्रथम पद अव्यय आ जाता है, वो क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, जहाँ भी उपसर्ग देख लो वहाँ अव्ययभाव समास है। अभी इसमें अव्ययभाव समास में और समझते हैं थोड़ा सा, कुछ शब्द और आते हैं जो इनमें, जिनमें उपसर्ग नहीं आता है लेकिन फिर भी उनमें अव्ययभाव समास होता है। वो कौन से शब्द होते हैं, देखो, जहाँ संज्ञा शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी जहाँ रिपीट हो जाते हैं, जहाँ एक ही शब्द दो बार रिपीट हो जाता है, यानी जहाँ संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे कोई संज्ञा शब्द है वो वापस रिपीट होकर आ गया, जैसे दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन, यानी दिन दिन, वह दिन दिन कार्य करता है, दिन ही दिन यानी हर दिन कार्य करता है, दिनों दिन कार्य करता रहता है। कानो कान, कान ही कान में, उसे कानो कान खबर नहीं हुई, यानी कान ही कान में, यानी प्रत्येक कान में, कान ही कान में, दूसरे कानों तक भी खबर नहीं हुई। गली गली, वह गली गली घूमता है, गली गली घूमने का मतलब होता है प्रत्येक गली। द्वार द्वार यानी प्रत्येक द्वार, वह द्वार द्वार भिक्षा मांगता है, यानी प्रत्येक द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। वह गांव गांव घूमता फिरता है और समाज सेवा के कार्य करता है। तो इस तरीके से वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई वाक्य होता है कि वह द्वार द्वार भिक्षा मांगता है, अब जैसे वहाँ दे दिया, एक वाक्य दे दिया, वह द्वार द्वार भिक्षा मांगता है, तो अब द्वार द्वार को अंडरलाइन कर दिया, इसमें बताइए कि इसमें कौन सा समास है। तो हम बता सकते हैं द्वार द्वार में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। गांव गांव, प्रत्येक गांव, यानी वह गांव गांव घूमता है, गांव गांव का विग्रह, ये विग्रह हैं और ये समस्त पद हैं। और रातों रात, रात ही रात में, उसने रातों रात ये कार्य कर दिया, यानी रात ही रात में, रात के बाद में दिन मतलब नहीं आने दिया, रात ही रात के अंदर वो कार्य कर दिया। तो ठीक है, फिर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको आज अपन एक ही पढ़ेंगे। कौन सा भेद जो पढ़ा है अपन ने आज, अव्ययभाव, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं समझ में आए वो अपनी जो डाउट क्लियरिंग क्लास होगी, वो सेशन होगा, उसके अंदर आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।